Hello everyone, my name is Arun Kumar Tiwari and I welcome you all in Gayatri classes. So today we are going to see a solution part of class 10th civics chapter number 2nd फेडरलिज्म. ओके, सो इस चैप्टर्स में हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन पार्ट फेडरलिज्म का. ओके, तो आपसे ये कहना चाहेंगे सबसे पहले कि अगर आप फेडरलिज्म पे डायरेक्टली आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैप्टर्स को अच्छे से देखेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी पावर शेयरिंग को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. और इस चैप्टर के जरिए हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा है कि पावर शेयरिंग किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है. ओके, तो हम लोगों ने दो कंडीशंस भी देखा था, एक बेल्जियम का देखा था, ठीक है, और एक हमने देखा था श्रीलंका का. ठीक है, तो बेल्जियम बेस्ट मॉडल, एक रोल मॉडल आप कह सकते हैं दूसरे कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आज तक भी कभी भी क्लासिंग देखने को नहीं मिला, जो कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा क्लासिंग देखने को मिला. तो आखिर इसका कारण क्या था? तो यहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत बेहतर ढंग से हुआ था, जबकि श्रीलंका में जो है मेजोरिटेरियनिज्म को हम लोगों ने देखा कि मतलब मेजोरिटी जो थे वो हावी थे माइनॉरिटी पे. यहाँ पे एक सिन्हाला को हमने देखा कि सिन्हाला जो 74% थे और ये कम्प्लीटली जो है तमिल स्पीकर्स पे वो हावी थे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ऑलरेडी हमने क्लास में बहुत बढ़िया ढंग से इस चीज़ को समझाया है. ठीक है, तो आप अगर क्लास मिस नहीं किए होंगे स्कूल्स में तो आपको थोड़ा भी इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा होगा. ठीक है, बेल्जियम में हम लोगों ने देखा था कि 1970 से लेके और 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशंस में 4 बार अमेंडमेंट देखने को मिला था. ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो मेनली ये डिस्कशन हम फेडरलिज्म के बारे में करने जा रहे हैं. पावर शेयरिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका है. तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि अगर आप फेडरलिज्म को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो पावर शेयरिंग को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो फेडरलिज्म में हम देखेंगे कि पावर को कैसे जो है डिसेंट्रलाइज किया गया है. ठीक है, 3 टीयर्स में. तो यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके कुछ दिया गया है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को. और फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके किसको दिया गया है? लोकल, LOCAL, लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है. ठीक है, ये चीज़ देखिएगा, लोकल गवर्नमेंट. ओके, तो अगर हम किसी कंट्री में ये चीज़ देखते हैं कि पावर को स्मूथली 2 टीयर या 3 टीयर में डिसेंट्रलाइज किया गया, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो हम बेहिचक कह सकते हैं कि वो कंट्री का स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चरल बेसिस पे है? तो वो है फेडरलिज्म, फेडरल बेसिस पे है. आ रहा है समझ में? तो फेडरल स्ट्रक्चर्स पे वो कंट्री जो है बना हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपका NCERT का सॉल्यूशन, उसके बाद से हम लोग प्लस एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे. और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि एडिशनल में बहुत क्वेश्चन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम जिस क्वेश्चंस को बोलेंगे बस उसी को बनाना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है. बट एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है. ठीक है, आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हो, तो इतना मेहनत कर लो ना यार कि कम से कम अपने पेरेंट्स को फील प्राउड होने का मौका दो. ठीक है, आप कितने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे वो बात की बात है, बट आप अभी उस मीन्स टाइम पे आए हुए हो जो कुछ कर गुजरना है. ठीक है बच्चों, तो एकदम पॉजिटिव व्यू के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. मीन्स पढ़ाते तो क्लास में ही हैं ही, बस आपको सॉल्यूशंस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं. ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग NCERT पार्ट. हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सॉल्यूशन पार्ट NCERT का. ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि लोकेट द फॉलोइंग स्टेट ऑन द ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें मणिपुर, सिक्किम और छत्तीसगढ़ एंड गोवा को दर्शाया गया है. इसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, आप सारे स्टेट्स को जानते हो कि कौन से स्टेट्स कहाँ है. ये हमने बहुत बार आपसे क्लास में कराया है. ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड सीट 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया. इंडिया के अलावा फेडरल कंट्री कौन कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है आपका आंसर पार्ट है. साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आप देखेंगे. ठीक है, उसके बाद से आप थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे. देखिए, पॉइंट आउट द फीचर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म. फीचर्स को हम लोगों ने क्लास में एक एक पॉइंट को कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ा है और आप जवाब भी बहुत बेहतरीन ढंग से दिए हैं. एक बार रिकॉल कीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफाइन फेडरलिज्म
एंड राइट इट्स फीचर्स। तो आपने बहुत अच्छा, हम लोगों ने देखा था ना कि अगर कोई भी कंट्री है जिसमें 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर अगर गवर्नमेंट है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो फेडरल है। फिर हमने देखा था कि कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो हमने क्या देखा था कि सेंट्रल और स्टेट्स तो अंपायर के रूप में कौन काम करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कोई भी नियम कानून बदलना है, लॉस को चेंज करना है, तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट बस ऑथराइज नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, उसको परमिशन लेना पड़ता है और से भी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है क्लास में। तो अगर हम वो चीज़ एक्सप्लेन यहाँ पे करने लगे तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार बोले थे ना कि हमारे इंडिया में 1992 से पहले टू टू टीयर्स गवर्नमेंट था, मीन्स 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, या स्टेट गवर्नमेंट कहिए, या रीजनल गवर्नमेंट कहिए, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहिए, ठीक है। तो उस समय देखिएगा कि अगर जब 1992 से पहले, ठीक है, यहाँ पे देखिए लोकल गवर्नमेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वहाँ पे इलेक्शंस जो है लगातार रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और द रिसोर्सेज फॉर देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई फंड नहीं आता था, ना कोई उनको रिसोर्सेज उनके पास था, ना उतना पावर था। लेकिन 1992 के बाद कुछ अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशंस में, और उसके बाद हमारे लोकल गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा पावर दिया गया, ठीक है। और उसमें ये मेंशन किया गया कि वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट में भी जो रेगुलर इलेक्शंस देखने को मिलेगा। हर 5 साल के बाद आप देखते हैं ना कि मुखिया लोग चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। उसके बाद देखेंगे कि द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड द रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब यहाँ से आप इनकम लेकर सोचेंगे कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर और कुछ रेवेन्यूज़ लोकल गवर्नमेंट को भी देगी, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 1992 के बाद, और उसके बाद जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट आप देखिएगा कितना पावरफुल बन चुका है आज के समय में, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट्स दिया हुआ है, इसको जरूर हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी देखा है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या है, होल्डिंग टुगेदर। जिस सेक्शंस में हमने इस चीज़ को नहीं पढ़ाया है तो फिर हम इसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। तो फिर से हम कह रहे हैं कि ज़्यादा टेंशन प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या है। कमिंग टुगेदर में हम लोगों ने पढ़ा था USA, यू से USA, S फॉर स्विट्जरलैंड, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड होल्डिंग टुगेदर में हमने देखा था SBI, ट्रिक के तौर पे हमने समझा था। तो S से क्या था बताइए, स्पेन, B से बेल्जियम, एंड I से इंडिया। जिस सेक्शंस में हमने कवर कर लिया है उनको ये समझ में आया होगा, जिस सेक्शंस में हमने कवर नहीं किया है उनको थोड़ा सा टेंशन होगा। तो फिर हम कह रहे हैं कि जब आपका टाइम आएगा तो आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे फेयर अच्छे से कर रहे ताकि यूनिफॉर्मिटीज हर एक बच्चे के फेयर एक जैसा लगे। हाँ, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि जैसा यहाँ पे है आपको एकदम रट के और वैसा ही लिखना है, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू गिव आंसर इन योर ओन वर्ड 100 टाइम्स, आई एम टेलिंग दिस, अंडरस्टैंड। बट यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम ये कर रहे हैं, और सभी के फेयर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो आप कोई भी क्वेश्चन क्विट नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ मेक इट श्योर, अंडरस्टैंड। आपको फेयर करना है, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। हाँ, ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंट्री फेडरल है तो बताइए वहाँ पे 3 लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि डिफेंस है, तो डिफेंस का कोई भी लॉज डिसीजन कौन ले सकता है। तो डिफेंस का अगर डिसीजन देखिएगा तो ये आपका यूनियन लिस्ट लेगा। यूनियन लिस्ट मतलब अगर कोई भी डिसीजन, लॉज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और बस वही एक रिस्पॉन्सिबल है तो वो यूनियन लिस्ट में आता है। अगर कोई भी लॉज या कोई भी ये रिस्पॉन्सिबल उसका लॉज को हो या उसका कोई भी बारे में उसका डिसीजंस को हो, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट करती है तो वो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। और अगर कुछ ऐसी भी चीज़ है, कोई ऐसा भी मुद्दा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के डिसीजन लेती है तो वो चीज़ चला आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। तो देखिए, तो डिफेंस किस में आएगा, डिफेंस का कोई भी लॉज बनाना हो, डिसीजन लेना हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, इसलिए वो यूनियन लिस्ट में आ गया है। बैंकिंग का अगर कोई भी ये डिसीजन लेना हो, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, कम्युनिकेशन से कोई भी डिसीजन लेना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी दूसरा
इंटरफेयर नहीं करेगी। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में देखिए कि कौन कौन सा डिसीजन या लॉज जो है स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया। कंकरेंट में वो आता है जो दोनों मिल के डिसीजन लेंगे। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल बैठ के और एक अच्छे तरीके से बॉन्डिंग के साथ वो लोग डिसीजन लेंगे या लॉज बनाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट हो गया या मैरिजेस हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए बैंकिंग किस लिस्ट में जाएगा, एजुकेशन किस लिस्ट में जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहे हैं। तो इस पार्ट को आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो फिर से हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और वहीं एक रेस्पॉन्सिबल है तो वो सारा चीज़ आपका सेंट्रल यूनियन लिस्ट में आ जाता है। स्टेट लिस्ट में वो आएगा जो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन या पॉलिसीज़ या कोई भी चीज़ बनाती है, लॉज वगैरह, तो वो स्टेट, और दोनों मिल के करेंगे तो कॉन्करेंट लिस्ट में। प्लीज़ अच्छे से एक बार वीडियोज़ को गो थ्रू जाएंगे और सुनेंगे ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट है यार। ओके, प्लीज़ डोंट मिस दिस पार्ट। उसका देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन लिस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ये कंकरेंट लिस्ट, मतलब दोनों मिल के करेंगे तो कंकरेंट लिस्ट। लोकल गवर्नमेंट किस में। हाँ, और एक और चीज़, रेसिडुअरी लिस्ट, जो किसी लिस्ट में ना आए, ना ही वो यूनियन लिस्ट में आए, ना ही वो स्टेट लिस्ट में आए और ना ही कंकरेंट लिस्ट में आए। कुछ देश के ऐसे मुद्दे जो ये तीनों लिस्ट में ना आए तो वो चले जाएंगे रेसिडुअरी लिस्ट में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है सॉरी। उसके बाद से देखिए ये प्लीज़ एक बार अच्छे से आप देख लेंगे, ये आपका एनसीईआरटी पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसको बेहतरीन ढंग से आपको बनाना है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक आपका एंड हो गया और थोड़ा सा हम एडिशनल क्वेश्चंस ऐड करेंगे और उसके बाद से आप आसानी से अपने फेयर को कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन और प्रेशर का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। हाँ, एडिशनल से जाने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप वीवीआई कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, देखना है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने दिमाग में बैठा लोगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये देखो थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग देख पा रहे हैं। की फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। वैसे अगर फेडरलिज्म का डेफिनेशन कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। लेकिन आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ अ कंट्री। तो ये आपका फेडरलिज्म का डेफिनेशन हो गया और उसी में एडिशनल में दे देगा कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरल कंट्री। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखिएगा, एक बार आप पढ़ेंगे ना, आप पढ़े भी हैं और समझ भी गए हैं। इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफ गार्ड। फेडरल कंट्री का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सेफ गार्ड करना और प्रोमोट यूनिटी को बढ़ावा देना, ताकि कंट्री में एक शांति बना रह सके और सभी लोग अच्छे से एकोमोडेट करते रहें। ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करें, कोई किसी को अपोज न करे और सेफ गार्ड और यूनिटी को प्रमोट करे। ये पहला हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, TWO होगा। ठीक है, अब फेडरल कंट्री में एक सेकेंड फीचर्स देखिएगा कि वहाँ पे या तो 2 और मोर देन 2 टीयर गवर्नमेंट होगा ही। ठीक है, उसको देखिएगा डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, तीनों के लिए सिटीजन सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में सिटीजन्स को डिवाइड कर दिया गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं जो बस, ये वो लोग हैं जिन पे बस सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देगी, ये वो लोग हैं जिन पे बस स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देगी, या ये वो लोग हैं जिन पर बस लोकल। नहीं, सारे सिटीजन सेम हैं और तीनों पे गवर्न करते हैं, क्यों ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। ये देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा यहाँ पे अंपायर के रूप में कोर्ट काम करता है। अगर कोई भी क्लासिंग डिस्प्यूट्स होता है सेंट्रल और स्टेट में तो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन लेगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा प्रोविज़न, कोई भी इनकम हो, कोई भी फंड हो, कुछ भी हो, ये सारा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशंस में कि किसको कितना परसेंट जाएगा, किसको कितना फ़ायदा होगा। ज्यूरिसडिक्शन, सबका दायरा फिक्स है। यार ये क्लास में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसको एक बार देखेंगे और आशा करते हैं कि इस पर आपको कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे। हमने ये क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था कि यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। तो इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम होगा तो आप देखिएगा 2 और मोर लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यस, ये दोनों जो है सब मिल के काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके अधीन में है और वो जैसा चाहे वैसा वो स्टेट गवर्नमेंट से कराए। अगर इस तरह का ये सारा चीज़ है तो वो फेडरल कंट्री है। फिर यहाँ देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, अपने मन से ये काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हर बात का जवाब जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबल हो देने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह का चीज़ आप देखते हैं तो ये फेडरल सिस्टम है। यूनिटरी में देखिएगा कि डिसीजन जो है वो वन पार्टी ले लेगा, दूसरे से किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है कि देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं। यहाँ पे बस वन लेवल गवर्नमेंट है, यहाँ पे 2 या मोर देन 2 है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो एक और चीज़, यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविजनल और द लोकल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देगी और मानना पड़ेगा, स्टेट को और लोकल को मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम। यस, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम माना गया। क्या यहाँ पे ऐसा था? क्या ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ये सब आप देखेंगे, ये हो गया आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये हो गया फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में आप कौन सा देख पाते हैं बताइए? तो यूनिटरी देखते हैं कि फेडरल देखते हैं? फेडरल, बिल्कुल आपका आंसर सही है। आप फेडरल सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि पावर जो है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इट हैज़ अ 3 tiers ऑफ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज सच एज द। और लोकल बॉडीज में आप देखेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड द पंचायत्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। फिर से हम इस पार्ट पे आ गए। यूनियन लिस्ट का डिसीजन बताइए तो कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट का स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट में दोनों मिल के। एक और होता है बच्चे, जब हमने बताया है रेसिडुअरी लिस्ट, RESIDUARY, रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट में वो चीज़ जाता है जो ना ही इसमें आएगा, ना ही यूनियन लिस्ट में आएगा, ना ही स्टेट लिस्ट और ना ही कंकरेंट लिस्ट। हमारे देश का कोई ऐसा मुद्दा जो ये तीनों लिस्ट में ना आए तो उसको हम रेसिडुअरी लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बताइए तो हमारे देश में अगर डिफेंस से कोई नियम बनाना हो तो वो किस में जाएगा? कौन वो डिसीजन लेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, बस सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। फॉरेन अफेयर्स का अगर कोई मैटर हो, ठीक है, बैंकिंग का कोई मैटर हो, ठीक है, करेंसी का कोई हो, डेमोनेटाइजेशन करना हो, नोटबंदी करना हो, मतलब कोई भी डिसीजन, ठीक है, नया नोट लाना हो, हर एक डिसीजन यूनियन लिस्ट में आएगा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ सुप्रीम पावर टू डिस्कस रिगार्डिंग दैट, अंडरस्टैंड। तो वो सब, ये सारा जो सब्जेक्ट्स है ना, ये यूनियन लिस्ट में आएगा और इसका डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं तो वीडियो हम लोग का लंबा हो जाएगा और आप बोर फील करने लगोगे, ठीक है। स्टेट लिस्ट में देखिएगा, जैसे कि इरिगेशन हो गया, ट्रेड हो गया, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इससे क्वेश्चन आता है कि बताइए तो एग्रीकल्चर किस में जाएगा या ट्रेड किस में जाएगा? अच्छा, कंकरेंट में मतलब दोनों मिल के डिसीजन लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को, जैसे कि मैरिज का डिसीजन लेना हो, एजुकेशंस का लेना हो, फॉरेस्ट के बारे में कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, ट्रेड यूनियन के बारे में कोई डिसीजन लेना हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बाकी सब हम लोग क्लास में देखेंगे, बस हम आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन पार्ट जल्दी से दिखा देंगे, तो हम लोग का वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। और बस ये एक डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन हम आपको दिखा दें, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। बताइए तो, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एंड द स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, जब पावर को, व्हेन द पावर आर ऑल्सो गिवन टू द लोकल बॉडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल बॉडीज़ में आप डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो आपको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है, और पंचायत आपको कहाँ देखने को मिलता है? रूरल एरिया में। तो थोड़ा सा सोचिए, तो जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जब पावर हम लोग दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, या डिवाइड कर देते हैं एक लोकल बॉडीज़ में भी, जैसे कि अगर अर्बन एरिया में देखिए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और विलेज एरियाज़ में देखिए तो रूरल एरियाज़ में पंचायती राज, तो इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशंस। डिसेंट्रलाइजेशंस ऑफ पावर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सर्टेन प्रॉब्लम ऑफ
द पीपल कैन बी इफेक्टिवली सॉल्व बाय द लोकल बॉडीज़। यस, लोकल लेवल का प्रॉब्लम लोकल बॉडीज़ ही सॉल्व कर पाती है, ठीक है। अगर सारे लोग अपने समस्या को लेके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या कौन सॉल्व कर देता है? लोकल बॉडीज़। आप गांव में देखिएगा, कोई भी मुद्दा होता है, देखिए मुखिया जी आते हैं और प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो लोकल बॉडी। और इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड करके और इसको और पावरफुल बनाया गया। पहले ये उतना पावरफुल नहीं था। पहले रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस नहीं होता था, फंड नहीं आता था लोकल गवर्नमेंट के पास। लेकिन 1992 के बाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया गया और लोकल बॉडीज़ को भी बहुत ज़्यादा पावर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया कि आप कुछ पावर को और कुछ रेवेन्यूज़ को आप लोकल गवर्नमेंट को भी दें ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आए तो आप समझ जाइए कि जब पावर सेंट्रल और स्टेट के अलावा जब लोकल बॉडीज़ को दिया गया, ठीक है। जब आप लोकल बॉडीज़ में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जिला परिषद होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। जो पंचायत समिति, ये क्लास 6 में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्लीज़ आपको डायरेक्टली पूरा सॉल्यूशंस मतलब पूरा ऑप्शंस नहीं लिखना है, लेकिन आंसर पार्ट जरूर लिखना है। आप इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और फेयर अच्छे से बनाएंगे। बिल्कुल क्विट नहीं करना है, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल क्विट नहीं करना है। उसको ऐसे देखिएगा, ये सारा देखते चलिए, एक बार अच्छे से आप देख लें, ठीक है। और देखकर समझने की कोशिश करें, बिल्कुल रटना नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप सोशल साइंस से रटना शुरू कर दिए ना, आप समझिए कि आप अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं। क्योंकि आप नहीं ज़्यादा दिन तक आप याद किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रख पाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप याद कर लेना तो पूरे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और वो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप देखेंगे। ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन से। Name the Indian state that has its own constitutions. What is federalism? What is unitary government? पंचायती सिस्टम क्या है? इसका सारा आंसर जो है लास्ट में दिया गया है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे टोटल 10 दिया है ना, अब बस 5 कर लेना, ठीक है। और हम बता भी देते हैं कि कौन कौन सा कर लेना, वो कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको टिक करेंगे वही थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, ये एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर देखिएगा। जो हम कह रहे हैं ना बच्चे, प्लीज़ प्लीज़ उसको कर लेना यार, ओके। वो ये देख लीजिएगा, ठीक है। फेडरल सिस्टम ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ये देख लेना, ठीक है। कितना हो गया? 4। एंड हाँ यस, ये क्या हुआ था ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी, 5 आप देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन पार्ट जो है सबका नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लॉन्ग में भी हम आपको मात्र 2 कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चे उसको कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपको ये कर लेना है यार। हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा बच्चों प्लीज़ यार, कि फेडरल गवर्नमेंट बेटर क्यों है यूनिटरी गवर्नमेंट से। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ द बेल्जियम, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिएगा ये वाला देख लीजिएगा एक बार, ये भी एक देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, और बस 2 क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है। और जो भी ये एसेंशियल रीजन है ना, आपको एक बार गो थ्रू करना है, जानना है, देखना है, ठीक है। केस बेस भी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन आपको कर लेना है बच्चे। प्लीज़ क्या कीजिएगा, आपको मेहनत करना है, ठीक है। बिल्कुल उबना नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है ये, बट हम जल्दी जल्दी इसको स्वीप कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, जितना भी एमसीक्यू था ना उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिस नहीं कीजिएगा। और सारा सॉल्यूशंस पार्ट आप देख लीजिए, ठीक है।
और फेयर करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। बहुत ध्यान से रखिएगा, फेयर का डेट हम लोग देंगे और उस डेट में आपको फेयर कंप्लीट कर लेना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट योर फेयर, अंडरस्टैंड। फेयर आपको करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, बस हम लोग का यहीं पे रहा। ठीक है, अब हम इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो मन को बिल्कुल छोटा नहीं करना है। मेक योर सेपरेट रूम, सिट देयर एंड विथ अ बोल्ड मैनर कंप्लीट ऑल द फेयर नोट्स एंड इन्हेंस योर माइंड। डोंट रिमेंबर फाइनली, मीन्स रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।